गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसी को फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया के तहत जब ये प्रक्रिया संपूर्ण होती है तो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो पहला जो प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है और उस प्रोडक्ट का नाम है ग्लाइकोलेट। तो इस वजह से इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल और ग्लाइकोलेट साइकिल भी कह सकते हैं। इससे पहले आपने फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत C3 साइकिल, जिसमें पहला जो प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का था, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। C4 साइकिल के बारे में अध्ययन किया, जिसमें पहला जो प्रोडक्ट था वो 4 कार्बन का था, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और एक और पाथवे हमने पढ़ा कैम साइकिल, या कुछ पौधे जिसमें कैम पाथवे पाया जाता है उन्हें कैम प्लांट कहते हैं। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फोटो और रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और एनर्जी का निर्माण होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, या भोजन का निर्माण जिस प्रक्रिया के तहत पौधे करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होगी वो उल्टी होती है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के मध्य जो बेसिक अंतर है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो साइकिल है ये किस प्रकार से पूर्ण होता है, इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये जो साइकिल, ये जो C2 साइकिल या जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है ये मुख्य रूप से C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो, वीट, राइस और बार्ले। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो बेसिक रूप से पौधों के लिए नुकसानदायक होती है या हार्मफुल होती है। C4 प्लांट और कैम प्लांट, उनके अंदर वो अपनी मॉर्फोलॉजी में या अपनी एनाटॉमी में इस प्रकार के चेंज करते हैं कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो मुख्य रूप से जो C3 प्लांट होते हैं उन पौधों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी। इसको डबल वेस्ट फुल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जैसे हम इस प्रक्रिया में पढ़ेंगे तो इसको डबल वेस्ट का मतलब क्या होता है कि पौधों के लिए नुकसानदायक होती है और 2 रूप से ये नुकसान करती है पौधों के अंतर्गत। वो किस प्रकार से करती है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वारबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पौधों के अंदर देखा, आप पहले इसको डेफिनेशन को देख लें, ए रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन मैनी हायर प्लांट्स बाई विच दे टेक अप ऑक्सीजन इन लाइफ एंड गिव आउट सम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्ररी टू द जनरल पैटर्न ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर कुछ हायर प्लांट का मतलब जो जिम्नोस्पर्म या मुख्य रूप से जो एंजियोस्पर्म के पौधे हैं, दे टेक अप ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना। जबकि सामान्यतः जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस से ये विपरीत होगी। तो इस वजह से हम इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आपको इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने C3 साइकिल के बारे में अध्ययन किया और C3 साइकिल में हमने पढ़ा कि जो सबसे पहला जो प्रक्रिया को शुरू करता है जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं RUBP। 5 कार्बन का ये कंपाउंड होता है और इस 5 कार्बन के कंपाउंड के साथ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो इसके साथ अटैच होती है और रूबिस्को एंजाइम की मदद से 2 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन के होते हैं। और इस वजह से हम डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल और C3 साइकिल भी कहते हैं। ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो होगी वो बिल्कुल C3 साइकिल के स्टेप के जैसी है। उसमें भी रूबिस्को एंजाइम काम आता है, लेकिन जो पहला प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन के न बन के एक प्रोडक्ट बनेगा 3 कार्बन का, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 कार्बन का होगा। कैसे होगा वो उसको साइकिल में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख रखी है, रूबिस्को एंजाइम वर्क एज ए ऑक्सीजिनेज। ये सबसे मेन चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। C3 साइकिल में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रूबिस्को एंजाइम की जो एक्टिविटी थी वो किस प्रकार की थी,
कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब उसके अंतर्गत रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और आरयूबीपी के साथ मिलकर 2 पीजीए का निर्माण करता है। लेकिन जैसा कि वारबर्ग ने बताया कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कब होगी, जब एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाए। और दूसरा, ये जो प्रक्रिया होती है वो लाइट की उपस्थिति में होती है और ऑक्सीजन को लिया जाता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। तो फोटो का मीन्स हो गया कि लाइट की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है और रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन आरयूबीपी इसको अपने साथ अटैच कर लेता है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो वर्क एज ए ऑक्सीजिनेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, बाइंड विद ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2 की बनिस्पत रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये बेसिक कुछ जानकारी मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन के बारे में दी। अब ये पूरी प्रक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो ये जितने भी जो हमने पॉइंट लिख रखे हैं वो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। ये एक साइकिल बना रखी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है या जो C2 साइकिल है, इसके अंतर्गत आपको 3 मॉलिक्यूल है वो काम आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है ना। रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस का माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो C2 साइकिल है या फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्लोरोप्लास्ट का दिखा रखा है, ये पेरोक्सीसोम एक ऑर्गन है और तीसरा जो ऑर्गन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो C2 साइकिल को संपूर्ण करने के अंतर्गत 3 ऑर्गेनल्स काम आएंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इस प्रक्रिया को एक एक करके देखते हैं कि प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहला जो ये ऑर्गन बता रखा है ये क्लोरोप्लास्ट को दिखा रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है वो आरयूबीपी से स्टार्ट होगी। ये बना रखा है आरयूबीपी, ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड है और इसके बारे में आप जानते हो कि C3 जो साइकिल होती है उसमें भी यही कंपाउंड होता है। अब ये आरयूबीपी रुबिस्को एंजाइम, यहाँ मैंने नाम लिख लेता हूँ, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन को इंटेक करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें शर्त बताई कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो, तो उस समय रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। तो आरयूबीपी यानी 5 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को दिखाते हुए एक 2 कार्बन का निर्माण करता है कंपाउंड का, जिसे हम फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब आप ये देखेंगे कि जो C3 साइकिल होता है उसमें 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है, 2 PGA का निर्माण होगा। इसको और थोड़ा अपन क्लियर करते हैं। उसमें 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि आरयूबीपी 5 कार्बन का कंपाउंड है और एक CO2 उसके साथ उस समय और अटैच होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो रही है तो एक कार्बन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो पौधों के लिए नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि उस समय जब रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज होती है तो 2 PGA का निर्माण होता है। अपनों को पता है कि PGA केल्विन साइकिल के माध्यम से पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसमें? फोटो रेस्पिरेशन में एक तो आपके 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग प्लांट के अंदर अगर रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी ऑक्सीजनेज हो जाए तो 25% है वो लॉस होगा पौधों के अंदर, मतलब 25% उन पौधों का लॉस हो जाएगा एनर्जी का, यानी फोटोसिंथेसिस का निर्माण अपनी ये कह सकते हैं कि नहीं होगा। अब ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी कि फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है वो तुरंत किस में बदल जाएगा? ग्लाइकोलेट में बदल जाएगा। और ये संपूर्ण प्रक्रिया किसके अंदर अंतर्गत हो रही है? कौन से ऑर्गन में हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसी समय आप ये देखेंगे कि ग्लाइकोलेट है डिफ्यूज होता हुआ विसरण के द्वारा पेरोक्सीसोम में प्रवेश करेगा और पेरोक्सीसोम में ग्लाइकोलेट एक अन्य कंपाउंड जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगा और इस समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण भी होता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुरंत कैटेलेज एंजाइम की मदद से जल और ऑक्सीजन में टूट जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। ग्लाइऑक्सिलेट इसी ऑर्गन के अंदर एक अमीनो एसिड जिसे हम ग्लाइसिन कहते हैं उसमें कन्वर्ट होता है और इस समय अमाइनेज एंजाइम है वो काम आएगा, यानी अमीनो ग्रुप है वो भी लिया जाएगा। कहाँ से आ रहा है? ये इसमें ग्लूटामेट के माध्यम से ये अमीनो ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। ग्लाइसिन फिर किस में प्रवेश करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा।
अब आप यहाँ देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक अन्य अमीनो एसिड जिसे हम सिराइन कहते हैं उसका निर्माण होता है। ये जो सिराइन है ये 3 कार्बन का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 2 मॉलिक्यूल, ग्लाइसिन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो ग्लाइसिन के जब 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो कितने होंगे? 4। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिराइन का जो निर्माण हो रहा है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो इसी समय एक कार्बन CO2 के साथ, CO2 के रूप में इस अपन कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 के रूप में एक कार्बन का लॉस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो फोटो रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे लिया गया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और CO2 को रिलीज कर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस कारण से हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। और फोटो क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट की उपस्थिति के अंदर ये प्रक्रिया होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए हम इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो ग्लाइसिन जो सेराइन में अंतर्गत परिवर्तन हुआ, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, यानी NAD यहाँ से जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो रिलीज हुआ है उसके साथ मिलकर NADH का निर्माण कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने ये कह सकते हैं कि डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे काम करेगा। अब सिराइन जो है वो पुनः वापस किस में चला गया? ये जो ऑर्गन है यहाँ से सिराइन किस में चला गया? ये अमीनो एसिड किस में चला गया? परऑक्सीसोम में। अब आप देखेंगे कि परऑक्सीसोम में जाने के बाद सिराइन एक अन्य कंपाउंड जिसे हाइड्रोपाइरुवेट कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है वो सिराइन के बाद यहाँ से वापस रिलीज होके और अमीनो एसिड ग्लाइऑक्सिलेट के लिए वापस है वो रिलीज हो जाएगा और ग्लाइऑक्सिलेशन का उपयोग करेगा। हाइड्रोक्सी पायरुवेट फॉस्फेट ग्लिसरीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अपचयन हो गया, यानी NADH जो था वो NAD में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे भी जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? डिहाइड्रोजनेज। ग्लिसरेट जो है ये वापस किस में चला गया? क्लोरोप्लास्ट में। और अल्टीमेटली इसने ATP का उपयोग करते हुए किसका निर्माण कर दिया? PGA का। तो हम ये कह सकते हैं कि PGA जब एक बार निर्माण हो गया तो PGA वापस अपनी अभिक्रिया के द्वारा RUBP का निर्माण करेगा। अब जैसा कि हमने बताया था पहले मैंने आपको कि ये डबल लॉस वाली प्रक्रिया इसलिए है कि एक तो इसमें शुरुआती स्टेज के अंदर एक कार्बन का यहाँ पे लॉस हो गया, तो जितनी शुगर या जितनी एनर्जी का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि PGA का आपके पास एक ही मॉलिक्यूल बना, तो 25% यहाँ पे लॉस हो गया। दूसरा, इस संपूर्ण अभिक्रिया को जब आप देखोगे पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत तो किसी भी रूप में ATP के रूप में या NADH के रूप में कुछ एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ATP है यहाँ पे उपयोग हो रही है, तो दूसरा लॉस ये भी है। इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन को डबल लॉस वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो सिग्निफिकेंस में आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि कुछ इसमें प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। जैसे ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है तो जैसे ग्लाइसिन का निर्माण हो गया, सिराइन का निर्माण हो गया, ये जो कंपाउंड है ये अमीनो एसिड के रूप में अमीनो एसिड का निर्माण हो रहा है। अपन जानते हैं कि जितने भी जो प्लांट के अंदर जो प्रोटीन है उसका सोर्स कौन से होते हैं? अमीनो एसिड। तो एक प्रकार से एक प्रॉफिट के रूप में हम ये बता सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार कैटलेज एंजाइम है वो H2O2 को तोड़ देता है जो कि पौधों के लिए नुकसानदायक होती है। तो दूसरा जो सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस इस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं। तो टोटली कंक्लूजन के रूप में हम ये बताएंगे कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है लाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन को इनटेक करते हुए CO2 को रिलीज करना, जिसमें 3 मुख्य ऑर्गन क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग होता है। और ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से पौधों के लिए नुकसानदायक होती है। C4 और कैम्प प्लांट इसके प्रति एडेप्टिव होते हैं, मतलब उनमें ये प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन C3 जो प्लांट होते हैं उसके अंदर नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। धन्यवाद।